कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे 9th क्लास का, वो हम देखें तो लगभग हमारा हर चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। एक चैप्टर बाकी है, वो भी आज क्लास करा दे रहे हैं, वो भी आज क्लियर करा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम पढ़ाए होंगे उसको आप बढ़िया से पढ़े होंगे, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो एनसीईआरटी है 9 क्लास का, जो हर चैप्टर करा दिए हैं, उसके बाद एक मैराथन लाएंगे जिसमें बोला जाए तो सब चैप्टर का इंक्लूडेड रहेगा, सब मिला करके उसको पढ़ाएंगे, ताकि रिवीजन करने के लिए आपको बार बार अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े और कम समय में आपका लेक्चर समाप्त हो जाए। उसके बाद अब 10 क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद 11 क्लास का, उसके बाद 12 क्लास का एक और वीडियो लाएंगे, यानी कि 9 क्लास का एक मैराथन ला देंगे, 10 क्लास का पूरा एक वीडियो में सब समाप्त कर देंगे, 10 क्लास का 11 क्लास का एक वीडियो में सब समाप्त कर देंगे, भले 2 घंटा का वीडियो बन जाए। उसके बाद 11, 12 इस सब का एक और वीडियो ला करके सब वीडियो समाप्त कर देंगे, बहुत कम दिन में समाप्त कर देंगे, क्योंकि बिहार जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फिलहाल में जो चल रहा है वो जल्द आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि एनसीईआरटी जो हम समाप्त किए हैं उसको, जो पढ़ा रहे हैं उसको हम जल्दी समाप्त कर देंगे, ताकि आप लोग का जो भी एग्जाम में बैठिए, जो बीपीएससी वाला टीचर वाला आ रहा है या बीपीएससी जो सिविल सर्विस का आ रहा है, ये सब आ रहा है, उसमें आप अच्छा मार्क्स करिए। इसके वजह से हम एक एक वीडियो ला करके, भले 2 घंटा 3 घंटा का हो जाएगा, उसमें हम सब समाप्त कर देंगे। समझ गए? बिना लेट किए हुए आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए 1 या 2 नंबर हमेशा पूछता रहता है। आप एकदम गौर करके पढ़िएगा, एकदम ध्यान लगा करके आज का चैप्टर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जैसे कि कल का दूसरा क्लास कराए हुए हैं इसी सेम प्रोसेस से, तो इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एग्जाम में जाइए 1-2 नंबर का जरूर मिल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप लोग पढ़िएगा। आज का जो चैप्टर है हम लोग का वो जनसंख्या है, जनसंख्या। ठीक, जन मतलब क्या होता है? लोग, यानी जनता। ठीक, और संख्या का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि 1, 2, 3 जो ऐसे चलता है उसको संख्या बोलते हैं। समझ में आया? लोग या जनता का मतलब इसमें महिला पुरुष, जो भी महिला पुरुष, बच्चा बच्ची, बूढ़े लोग, ये सब लोग में शामिल हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि महिला हो गया, पुरुष, अब इसी में बालिका, ठीक, इसी में बालक। ठीक, संख्या का मतलब गिनती होता है, यानी कि बोलिए तो लोगों का गिनती हुई जनसंख्या कहलाता है। अब उस लोग में कौन कौन शामिल है? महिला है, पुरुष है, किन्नर भी होते हैं, लेकिन उनका उतना गणना कर मिलता है नहीं कहीं, तो महिला का समझेंगे, पुरुष का समझेंगे। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम ओवरऑल देखते हैं कि हम लोग का जनसंख्या क्या होता है, उसके बाद जनसंख्या क्या होता है समझा दिए। उसके बाद विश्व में इसका स्थिति क्या है, भारत में इसका स्थिति क्या है, कौन अग्रणी राज्य है, उसका बाद जनसंख्या घनत्व क्या है, टोटल चीज़ आज की वीडियो में सब समाप्त कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो जनगणना होता है या जनसंख्या होता है, जनसंख्या जनगणना पर डिपेंड करता है। ठीक, ये क्या होता है जनगणना? ये बेस ईयर पे होता है। बेस मतलब एक साल को निर्धारित किया जाता है, बेस साल, यानी कि मान के चलिए कि एक समय निर्धारण कर दीजिए, मान के चलिए कि 2001 हुआ। ठीक, अब
इतने इतने में कितना लोग मला जन्मा, कितना लोग मरा, कितने लोग का मृत्यु हुआ, ये सब कैसे पता चलेगा? आखिर में कोई एक समय निर्धारण या ईयर निर्धारण करेंगे तभी ना। तो वह उसी गणना को सही करने के लिए एक बेस ईयर माना जाता है, एक बेस ईयर माना जाता है, ठीक ना। जैसे कि सबसे पहले जनगणना जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1872 में जनगणना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक नियमित नहीं था। हमारे कहने का नियमित क्या मतलब है? नियमित यानी कि जो हमारा जनगणना होता है 10 साल पर, 10 ईयर पर, वो हमेशा होता है। यानी कि 2001 में जनगणना हुआ, अब तो 11 में जनगणना हुआ, अब उसके बाद 21 में जनगणना होना था लेकिन नहीं हुआ कुछ दिक्कतों के कारण। तो उसी तरह 1872 जनगणना था, वो नियमित नहीं था। तो 1881 में जनगणना हुआ, जनगणना वो नियमित हो गया, नियमित। ये नियमित नहीं था, ये नीचे वाला नियमित होगा, नियमित हो गया। उसके बाद हर एक 10 साल पर, हर एक 10 साल पर, ठीक, हर एक 10 साल पर जनगणना स्टार्ट हुआ। पहले क्या था कि उतना सुख सुविधा और परिवहन का संचालन नहीं था, जिसके कारण मृत्यु दर ज़्यादा था। मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण जनसंख्या काफ़ी कम था, क्योंकि कुछ बच्चे जन्म लेते सुविधा न रहने की वजह से, और औरत प्रसव के कारण ही डेथ हो जाता था, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाता था, जिसके कारण वो बच्चा का भी मृत्यु हो जाता था। यानी कि जनसंख्या काफ़ी गिरावट में स्थिति में थी, यानी कि जनसंख्या बहुत कम था, समझे। उसके बाद जो हम लोग का भारत का कंडीशन है, भारत आज़ादी का, उसके बाद धीरे 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 कंडीशन सुधरता गया, सुधरता गया। वर्तमान में ये स्थिति है कि जो हमारा भारत का जनसंख्या है वो विश्व में दूसरा स्थान में हो गया है, समझ गए। ये जो हमारा जनसंख्या है विश्व में दूसरा है। बोलिएगा कि अब पहला पर कौन है? पहला पर चीन है। वर्तमान का हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में भारत पहला पर चल गया है, विश्व में भारत सेकेंड पर है, जबकि चाइना पहला पर है। लेकिन वर्तमान के देखिएगा 2021 से 22 ऐसे करके जनगणना निकलता है, लेकिन उसको मान्य उतना नहीं होता है, मान्य होता है हर एक 10 साल पर जो निकलता है उसी का। तो 2011 का जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चीन पहला स्थान पर, विश्व में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है, जो कि पूरा विश्व में जितने लोग हैं उसका आकलन देखा जाए तो विश्व का ना 17% भारत में लोग निवास करते हैं, 17% लोग, ठीक है। तो अब जनसंख्या में देखिए, जनसंख्या, ठीक। अब इसमें हम आपको बताए थे पुरुष महिला की जनसंख्या। पहले ओवरऑल आपको डाटा दे देते हैं ताकि आप एक नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको बेसिक राज्य कौन है कौन क्या है वो सब बताते चलेंगे, ठीक। अब इसका क्या हाल है कि 62 करोड़ पुरुष हैं। भारत में कितने पुरुष का जनसंख्या है? 62 करोड़। महिला का जनसंख्या कितना है? 58 करोड़, ठीक। 62 करोड़ पुरुष हैं, 58 करोड़ महिला है, समझ गए। अब इस 58 करोड़ या 62 करोड़ यानी कि 121 लगभग हमारा जनसंख्या क्या है? 121.08 करोड़ जनसंख्या जो हमारा है भारत का है, समझ गए। उस 121.08 करोड़ में पुरुष का जो जनसंख्या है वो 62 करोड़ है, जो महिला का जनसंख्या है वो 58 करोड़ है, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो हमारे भारत में किशोरों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। किशोर किसे कहते हैं? किशोर जो बच्चा 10 बरिस से लेकर के 19 बरिस के बीच में है,
वो किशोर कहलाएगा। लेकिन भारत का स्थिति इतना दयनीय है, इतना दयनीय है कि भारत को इन बच्चों का स्थिति सुधारा नहीं जा रहा है। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को ना न्यूट्रिशन सही से मिल रहा है, ना सही से खाना मिल रहा है, जिससे ये लोग सही से विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्या आगे बढ़ेगा भारत? जबकि भारत का युवा आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, वहाँ न्यूट्रिशन हम लोग को नहीं मिल रहा है, सही से पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण देखिएगा तो भारत का कुछ लोग का हाइट रुक जाता है, कोई कुपोषित हो जाता है, या फिर जो महिला का देखिएगा तो कम एज में शादी हो जाता है, जिसके कारण अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, वैसे मतलब कि मृत्यु हो जाता है। या फिर जो बोला जाए पीरियड बोला जाता है, उस पीरियड के कारण जो बच्ची हैं उनको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है, उसके कारण उन लोग का शरीर टूट जाता है और विकास नहीं कर पाता है। तो ऐसा योजना चलाया गया है, लेकिन कोई योजना उतना सक्सेसफुल है नहीं। तो ओवरऑल आपको बता दिए कि किशोर का मतलब बता दिए कि यानी कि इन जो दोनों में किशोर जो है, किशोर वो भारत में ज़्यादा है। अब जनसंख्या में ये मतलब नहीं है कि बस पुरुष है और महिला हैं, ऐसा बात नहीं है। भारत में सबसे चरम स्थिति पर देखा जाए, सबसे चरम स्थिति पर देखा जाए तो जाति व्यवस्था यहाँ पर बहुत है, समुदाय व्यवस्था बहुत अधिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जो वर्तमान में कुछ समय पहले बिहार का जातिगत जनगणना हुआ है, अगर उसका पढ़ाना हमको होगा तो बिहार स्पेशल में उसको पढ़ा देंगे। लेकिन यानी हमारे कहने का ये मतलब है कि भारत का ओवरऑल जनसंख्या एक समुदाय में बटा हुआ है, कई समुदाय में, समझ गए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो समुदाय है, जैसे कि देखिए एससी का पूछता है, एसटी का पूछता है, ठीक। एससी का जो जनसंख्या है 20 करोड़ है, कितना है? 20 करोड़। और जो एसटी का जनसंख्या है वो 10 करोड़ है, ठीक। अब इतना ओवरऑल हम आपको बता दिया है। अब एक बार साक्षरता की तरफ लेकर चलते हैं। साक्षरता क्या है? साक्षरता साक्षरता का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अगर अपना साइन करना जानता हो, जो व्यक्ति अपना साइन करना जानता हो उसे क्या बोला जाता है? साक्षर। अब वो LLB BA MA का डिग्री नहीं लिया है फिर भी उसको साक्षर बोला जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो अपना सिग्नेचर जानता है, ठीक। साक्षरता वो समझा दिए कि जो सिग्नेचर करना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं, और उस पर्सन को साक्षरता, जो पढ़ा लिखा हो उसको साक्षरता मतलब कि साक्षर बोला जाता है। तो वही साक्षरता के स्थिति में देखा जाए, यही जनसंख्या का बात कर रहे हैं हम, तो लगभग जो भारत का आबादी है उसमें 82% लोग साक्षर हैं, ठीक। जिसमें महिला और पुरुष एक बार देख लीजिए। महिला पुरुष का देखिए, इस पूरे ओवरऑल 121 करोड़ का बात कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि बस हम एससी का बात कर रहे हैं या एसटी का बात कर रहे हैं या केवल महिला का बात कर रहे हैं, केवल पुरुष का बात नहीं कर रहे हैं हम। ओवरऑल जो 82% लोग हैं वो ओवरऑल यानी भारत के 121 करोड़ जनसंख्या में 82% लोग साक्षर हैं। उसमें महिला कितना साक्षर है, पुरुष कितना साक्षर है? लगभग देखा जाए तो 72% पुरुष साक्षर हैं, ठीक। जो हमारी महिलाएं हैं ये लगभग देखा जाए तो लगभग 65% के अप्रोक्स में पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। हम आपको ओवरऑल जनसंख्या के बारे में जितना डाटा था उतना हम दे दिए। अब एक बार हम भारत के
लोकेशन के अनुसार बता देते हैं कि किस एरिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किस एरिया में बहुत कम है। थोड़ा सा ये भी जानकारी ले लीजिए। वैसे आप इसको लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। लिख लिए। देखिए, अब एक होता है जनघनत्व। जनघनत्व थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले लिंगानुपात पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर पुरुष पढ़ा दिया, यहाँ पर महिला पढ़ा दिया, यहाँ पर किशोर पढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ पर भी पढ़ा दिए कितना प्रतिशत ही है, कितना प्रतिशत लोग साक्षर है, महिला पुरुष, एकदम A to Z जानकारी आपको दे दी है। अब इसमें लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब क्या बोला जाता है? लिंगानुपात यानी कि महिला पुरुष, यही दो ठो लिंग है। ट्रांसजेंडर को इसमें नहीं मतलब कि रीड किया जाता है। तो महिला और पुरुष लिंगानुपात यानी लिंग के अनुपात, यानी महिला पुरुष, ठीक। यानी कि इसका जो गणना होता है 1000 पुरुष पर महिला का संख्या, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि लिंगानुपात जो भारत का है वो 1000 पुरुष पर 943 महिला है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं कि 1000 पर 943 महिला है 2011 जनगणना के अनुसार। अब ओवरऑल आपको ये हम बता दिए, जो कि अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा इधर देखिए, भारत का ये स्थिति है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये भारत का हमारा स्थिति है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक। जो ये हमारा पठारी वाला रेंज है, उसमें मध्यम प्रकार का जनसंख्या पाया जाता है। मध्यम प्रकार का जनसंख्या पाया जाता है। उसी तरह जो असम वाला एरिया है उसमें भी मध्यम प्रकार का जनसंख्या पाया जाता है। मध्यम प्रकार का। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यात्रा करने का, जैसे कि मान के चलिएगा आपको अपने ननिहाल जाना है, उसके बाद अपने मौसीौरा जाना है, तो आप कैसे जाइएगा? अगर ये मान के चलिए कि ऐसे ऐसे पहाड़ हो गया, आप यहाँ पर रहते हैं, आपकी मौसी यहाँ पर रहती हैं, या आप यहाँ पर रहते हैं, आपके मामा यहाँ पर रहते हैं, या नानी यहाँ पर रहती हैं, जो भी हो, तो एक बार ध्यान लगाइए कि इसको पैदल यात्रा करना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पहुँचिएगा। यानी कि रहने में असुविधा है कि नहीं है? वहाँ पर पानी का भी असुविधा मिलेगा, कोई कल नहीं मतलब कि उधर मिलेगा, क्योंकि धंसाने में उसके नीचे कितना गहरा खोदना पड़ेगा कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो इधर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पानी का, हर चीज़ का किल्लत मिलता है। इसीलिए जो इस वाला जो एरिया है उसमें मध्यम प्रकार का जनसंख्या पाया जाता है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर पाने का ये मतलब है कि जो आपको जलवायु पढ़ाए थे उसमें बरसात जो पढ़ाए थे बंगाल के खाड़ी वाला होकर के जो इस एरिया में जाता है पानी, और उसको वहाँ से निकल करके सीधा ये 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है यहाँ पर। जब ज़्यादा वर्षा होगा तो वहाँ के लोग देखिएगा ऐसे मचान बनाएंगे, लकड़ी गाड़ देंगे ज़मीन में, ठीक। अब इस पर अपना घर झोपड़ी बनाएंगे। अब बताइए कि बाढ़ आएगा खूब, उधर बाढ़ आएगा तो एक कबाड़ के नोच के लेके चल जाएगा, तो वहाँ कहाँ से जनसंख्या पनपेगा? नहीं पनपेगा। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो गंगा या उत्तरी भारत कह सकते हैं, वहाँ पर जनसंख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर समतल जाना रहेगा, समतल पर एनर्जी कम मतलब कि अथू लगेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात गाड़ी घोड़ा है, ये सब आसानी से चल जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि यातायात का बहुत अहम रोल है इसमें, जो मैदानी भाग में है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद गंगा वाला जो रेंज है, जो गंगा इधर से आती है, वो अपने साथ मिट्टी का कटाव छटाव ला करके हमेशा हर समय ये बरसात के दिन में ला करके अपने इस वाला एरिया में हमेशा माटी छोड़ देता है, जो कि उपजाऊ होता है। और मनुष्य को चाहिए क्या? सही से यातायात हो, सही से उपज हो, सही अस्थाई हम लोग निवास करें, ज़्यादा संकट ना हो। इसीलिए ना ज़्यादा जहाँ सुविधा पड़ता है वहीं पर लोग रहता है। तो यहाँ पर उपज सही हो गया,
आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था सही हो गया, और ये मिट्टी ला करके बार बार उपजाऊ मिट्टी बना दे रही है, इससे हो गया। जो उत्तर भारत का जो भूमि है वो लगभग समतल है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बता दिए। अब एक बार, अब इसलिए भौगोलिक स्थिति आपको बता रहे हैं कि आपको याद करने में आसान हो जाए कि किस राज्य में कैसा है, कौन राज्य अग्रणी है, कौन राज्य कम है। अब जनसंख्या ओवरऑल यहाँ बता दिया है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। इधर का इधर से मिटा देते हैं थोड़ा। इधर का जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा होता है, ज़्यादा है जनसंख्या जो है। यूपी का जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। जैसे कि दोस्तों, अचानक सा लाइट कट जाने के कारण हमारा क्लास अचानक रुक गया और हमको पता भी नहीं चला कि हमारा कैमरा रुक चुका है। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी जनसंख्या के माने में कौन अग्रणी राज्य है, कौन सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में सबसे कम है, ये बताने वाले थे। जो ही बता रहे थे वहीं अचानक लाइट कटा और कैमरा रुक गया था। हमको पता ही नहीं चला कि नहीं हमारा वीडियो रुक गया है। तो उसी को आधार मान करके आगे बढ़ते हैं। हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, दिल से पश्चाताप की न। अगर हम केयर किए होते तो शायद वीडियो पता चल गया होता तो उसी पर रोक लिए होते, लेकिन अचानक कटा, ध्यान ही नहीं पड़ा और हम आगे चल गए। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या, जैसे कि बोल रहे थे कि जनसंख्या के मायने में अग्रणी राज्य यानी कि जो भारत का राज्य है जनसंख्या के मायने में, ठीक, जनसंख्या के मायने में जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो पहला स्थान है, यानी कि यूपी का जो है फर्स्ट रैंक है। जनसंख्या के मायने में ये उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है, यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है। आपको पहले ही न बोले कि गंगा वाला जो रेंज है वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहता है। जो हमारा गंगा जी हैं, हमारी गंगा जी हैं, वो उत्तराखंड से होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश के होते हुए बिहार का आधा भाग बांटते हुए इधर जाकर के पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो जनसंख्या के मायने में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ है? बिहार में, ठीक। और सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर जनसंख्या यानी कि जनसंख्या के मायने में सबसे कम, यानी कि किस राज्य में सबसे कम लोग रहते हैं, तो कौन सा राज्य है? सिक्किम। समझ गए? और इसी के साथ अब जनसंख्या आपको बता दिया कि पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान बिहार, ठीक। उसी प्रकार सबसे कम सिक्किम में, जो ऐसे वाला रेंज है सिक्किम ऐसे करके वहाँ अरुणाचल प्रदेश चला जाता है, यानी कि इस वाला रेंज में सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है, ठीक। उसी के बाद एक आता है जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? जनसंख्या मान के चलिए कि ये हमारा 1 किलोमीटर का खेत हुआ, चाहे जो भी है, हमारा 1 किलोमीटर में खेत नहीं है तो बिहार सरकार का है, भारत सरकार का जो भी है 1 किलोमीटर का रेंज है, ठीक। एक नियमित क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में मान के चलिए कि 100 लोग रह रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? जनसंख्या घनत्व, ठीक। यानी कि एक निश्चित भूभाग में जितने लोग रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। समझ में आ गया? अब जनसंख्या घनत्व में देखते हैं कि कौन सा अग्रणी राज्य है, कौन सा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। जो हमारा सुंदर सुशील बिहार है उसका जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान है। जैसे कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व लगभग 1107 किलोमीटर न प्रति किलोमीटर है,
यानी कहने का ये मतलब है कि 1 किलोमीटर का हमारा ये क्षेत्र हुआ और इसी में लगभग हमारा 1107 लोग निवास करते हैं। अब समझिए कितना महामारी है। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और उस जनसंख्या घनत्व में हमारा बिहार का पहला स्थान है। पहला स्थान किसका है? बिहार का। ठीक, 1107 लोग रहते हैं। वहीं देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखते जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश है हमारा। ठीक, यहाँ पर लगभग 30-32 के लपेट में है, किलो प्रति किलोमीटर लोग रहते हैं। ठीक, अगर ओवरऑल भारत सरकार का देखा जाए, यानी कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व, ये भी पूछता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 382 किलोमीटर पर स्क्वायर। ओवरऑल हम आपको टोटल जानकारी दे चुके हैं। इधर डाटा बता दिए, जनसंख्या बता दिए, जनसंख्या घनत्व बता दिए। अब कोई चीज़ बाकी नहीं रहा। अब देखते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे कि देखिए, आपदा किसको बोलते हैं? यानी कि संकट जो आ जाता है उसको बोलते हैं आपदा। आपदा किसको बोलते हैं? जो संकट आता है उसको आपदा बोलते हैं। अब प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से होंगे? बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया। भूकंप, अब मान के चलिए एक गंगा नदी है, ठीक, इसके सिंचाई और मिट्टी की वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। मान के चलिए कि एक साल खूब बाढ़ आ गया, जैसे कि बिहार का कोसी नदी है, वो हमेशा इतना बाढ़ लाती है कि वो अपना मार्ग बदल देती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। और फिलहाल में जो ये असम वाला रेंज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ है, मतलब उसमें लोग भी बहुत मरे हुए हैं। तो उसी तरह मान के चलिए कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, बाढ़ अचानक आया, सबको बहा करके ले गया। वहाँ पर मान के चलिए कि 100 गो वहाँ पर हम लोग निवास करते थे व्यक्ति, वहाँ पर कुछ कारणों से 90 आदमी मर गया, बाढ़ की वजह से 90 गो मर गया, बचा कितना? 10 गो। यानी कि जनसंख्या में अंतर आया कि नहीं आया? यानी कि जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये बाढ़ के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन आया है उसको बोलते हैं क्या? बाढ़ द्वारा प्रभावित जनसंख्या। ठीक, उसी प्रकार सूखा है। मान के चलिए कि नदी में बार बार हर साल बरसात के दिन में पानी आता है, माटी इधर उधर चल जाता है, तो उपजाऊ मिट्टी हो जाता है, इसलिए अच्छा खासा फसल होता है। मान के चलिए कि कोई मौसम का गड़बड़ी कारण या फिर कोई दिक्कत हो गया जिससे नदी अपना निचला हिस्से में चल गई, उपज उतना नहीं बढ़िया से हुआ, सूखा पड़ गया 2-3 साल, तो वहाँ का बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ से चले जाएंगे, या फिर वहाँ के लोग जो है मतलब कि मर गए, तो वो भी प्रभावित कर दिया। उसके बाद है भूकंप। ये हिमालय वाला रेंज है, जो गंगा नदी के जस्ट ऊपर जाइएगा तो हिमालय वाला रेंज है। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक हमेशा यहाँ पर टकराया हुआ है, जो हम आपको वीडियो में बता दिए हैं, वो बार बार ये नीचे जाता है और ऊपर आता है, बार बार घर्षण करता है, उसके कारण भूकंप आता है। तो भूकंप आएगा तो मान के चलिए कि एक बहुत बढ़िया होटल है, उसमें 100 लोग ठहरे हुए हैं, अचानक ढह गया वो, तो 100 लोग मर गया उसमें। तो जनसंख्या मान चलिए कि 100 गो था, उसमें 100 गो मर गया, देखो बच्चा जनसंख्या को प्रभावित किया कि ना किया। ठीक, यही मुख्य कारण है। उसके बाद पहले जो था मृत्यु दर बहुत ज़्यादा काफ़ी था, यानी कहने का मतलब है कि भारत का उतना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण मृत्यु बहुत ज़्यादा होता था। कुछ महिला जो है प्रेगनेंसी के टाइम सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, उससे मृत्यु हो जाता था। महिला का मृत्यु हुआ, बच्चा का भी मृत्यु हो गया। तो बताइए कि जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। तो पहले क्या था कि मतलब जो सुविधा, चिकित्सा सुविधा या मेडिकल का सुविधा उतना बढ़िया नहीं था, जिसके कारण मृत्यु दर हाई था। लेकिन तत्पश्चात धीरे धीरे मेडिकल का सुविधा, अस्पताल का सुविधा, यातायात का सुविधा आसान हुआ, जिसके कारण वर्तमान में स्थिति है कि जन्म दर बहुत अधिक हो गया है, मृत्यु दर घट गया है। यानी कि धीरे धीरे जनसंख्या हमारा इंक्रीज हुआ है। और 2021 या ऐसे करके जनगणना का देखिएगा तो हमारा जनसंख्या लगभग में
जो 121 करोड़ जनसंख्या है वो 100 लगभग 60-61 तक चल गया है, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। हम 2011 का जनगणना पढ़ते हैं, जो 2011 का जनगणना पढ़ रहे हैं, जो अगला जनगणना आएगा उससे हम क्लास करा देंगे। ठीक। प्रभावित होने वाला जन्म दर, मृत्यु दर, यानी कि जन्म से ज़्यादा मृत्यु होने लगा तो जन्म दर बढ़ जाएगा। अगर मृत्यु ज़्यादा होने लगा, जन्म कम होने लगेगा तो मतलब तो भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। जब आदमी ज़्यादा मरने लगेगा और जन्मेगा कम तो ऑटोमेटिक जनसंख्या कम हो जाएगा। और जन्मने लगा ज़्यादा, मरने लगा कम तो जनसंख्या इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? ये भी प्रभावित करने वाला कारण है। उसके बाद एक प्रवास आता है। प्रवास किसको बोलते हैं? जब व्यक्ति, मान के लिए कि यहाँ पे हमको गर्मी हो रहा है और यहाँ से उठ करके हम कहीं और चल गए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवास। जैसे कि हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश या जो भी हैं लोग कमाने जाते हैं बाहर परिवार के देखने के चक्कर में, तो उन लोग को क्या बोला जाता है बाहर में? प्रवासी आया है। चाहे प्रवासी या तो जो ट्रेन व्रेन में जाते हैं तो बोला जाता है कि अरे प्रवासी है, उसको क्या बोलना है। तो जो एक स्थान से उठ करके दूसरा स्थान पर लोग जाते हैं कोई काम धाम या जो भी सुख सुविधा के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रवास। ठीक। और देखिए बिहार में क्या दिक्कत है, न सही से कंपनी, न सही से उद्योग, न कहीं कुछ है। ठीक। तो यहाँ सुविधा नहीं है, जिसके कारण हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा लोग दिल्ली या नोएडा या ये सब जो साउथ इंडिया में जो भी कंपनी है वहाँ पर जाते हैं। यानी कहने का ये मतलब हमारा है कि असुविधा को छोड़ करके सुविधा के तरफ जो जहाँ जाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्रवास आकर्षण। यानी कि बढ़िया लगा, यानी कि मान के लिए कि यहाँ पर हमको गाड़ी घोड़ा का दिक्कत हो रहा है, गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है और हम यहाँ पर हमको असुविधा हो रहा है, तो हम जहाँ सुविधा पड़ा वहाँ पर चल गए, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रवास आकर्षण। ठीक। लगभग हमारा देखा जाए तो ओवरऑल जनसंख्या हमारा खत्म हो गया, चैप्टर जनगणना चैप्टर खत्म हो गया है। और इसमें थोड़ा सा हम ये वाला बता देते हैं, हमको नहीं बताए थे, जैसे कि एससी और एसटी। देखिए एससी और एसटी और जनजाति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। जो एससी सबसे ज़्यादा है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में एससी कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक। और सबसे कम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन हम कई बार बता दिया है। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कम एससी कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। और एससी के बाद एसटी। एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि जो जनजाति होते हैं उसी को एसटी के अंतर्गत लाया जाता है। जनजाति उससे बोला जाता है जो हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को फॉलो न करके उसका जो अलग से होता है उसको जनजाति बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। समझ गए? आज का जो हमारा जनसंख्या और जनगणना टॉपिक था, ओवरऑल हम हर चीज़ से आपको वाकिफ़ कर दिया है, कोई चीज़ अब बताना बाकी नहीं है। ठीक। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और सुनिए, अब एक मैराथन क्लास लाए, जैसे कि हम शुरू में भी बोले थे कि एक मैराथन क्लास लाएंगे, उसमें 9 क्लास का टोटल करा देंगे चैप्टर, 2 घंटा या 1 घंटा जो भी लगेगा। उससे क्या आपका होगा? टाइम बच जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अब 10 का भी लाएंगे, 11 का भी लाएंगे, 12 क्लास का भी लाएंगे। यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, ज्योग्राफी 9 क्लास से 12 क्लास तक एक वीडियो लगा करके ख़त्म कर देंगे। क्योंकि देखिए वर्तमान में बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम आ गया है, नोटिफिकेशन, और उसके बाद जो बीपीएससी सिविल सर्विस का है, कोई भी एग्ज़ाम बैठिए, एनसीईआरटी सबसे नेसेसरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि 9 क्लास का पढ़ा के 10 क्लास का पढ़ा के एक वीडियो में सब खत्म कर देंगे, ताकि आप लोग का समय बच जाए और रिवीजन कर लें। ठीक। इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। और जो भी कमियां हैं वो हमारा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।